हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने में जा रहे हैं हायर एजुकेशन के बारे में। और यूजीसी नेट के लिए हायर एजुकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर आपको देखने को मिलता है, जो इसे पढ़ने के लिए बहुत अ, थोड़ा सा लॉजिकली बात तो करना ही पड़ेगा और चीज़ों को कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट से काम नहीं होने वाला है। तो इस तौर पर देखने का प्रयास करते हैं, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी कंटेंट मिलने वाला है टोटली फ्री मिलेगा आपको। इसमें ₹1 कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, और बेसिक टू एडवांस तक पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें मतलब कि बेसिक चीज़ें भी पढ़ेंगे और एडवांस तक इसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो पहला दिन है और हायर एजुकेशन का, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और चलिए बेहद मतलब कि आपको कोई चीज़ें जो भी चीज़ें हैं अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को स्लाइड करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो चल रहा है ऐसे ये देख लीजिए। इसके बाद स्लाइड के आगे बढ़ जाते हैं और ये पहला चैप्टर है हम लोग का, ठीक है। यहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। उच्च शिक्षा एक नज़र में, ये चीज़ें देखो। उच्च शिक्षा एक नज़र में, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, चीज़ों को देखने का प्रयास करिएगा। इसमें पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको क्या बोलते हैं, यूजीसी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, यूजीसी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। इसके बाद इसको ये पढ़ना अंतर विश्वविद्यालय स्तर की संस्था है। इसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर, ठीक है। विश्वविद्यालय स्तर की इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और जस्ट आगे बढ़ते हैं तो विश्वविद्यालय स्तर की वही चीज़ें हैं, ये संस्थाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद एआईसी पढ़ने का प्रयास करते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसको बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ों को तो परिषद देखेंगे, काउंसिल्स जो होती हैं टोटली, इसमें काउंसिल्स कितनी होती है, क्या क्या होता है इसको देखेंगे। जो नैक होता है, जो यूनिवर्सिटी का जो मूल्यांकन हम लोग करने का प्रयास करते हैं, उस मूल्यांकन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, नैक के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका पहला जैसे मान लीजिए कि होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, राज्य विश्वविद्यालय, फिर सम या डीम्ड यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं बाबू, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर राज्य निजी विश्वविद्यालय, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पे, उसको भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो पहला स्टार्ट करें बेसिक से शुरू करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। घबराने का नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। इस पर ₹1 नहीं लगने वाला है, फ्री में टोटल कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक। तो चीज़ों को देखते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको किसी किताब तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये क्या है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद बोलते हैं। इसके बाद यहाँ देखो, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद बोलते हैं। भारतीय विज्ञान दर्शन और संस्कृति की इतिहास परियोजना बोलते हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद बोलते हैं। फिर यहाँ देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक, इसके आगे जस्ट बढ़ते हैं। अभी तो एक हमारा ये स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा समझाने का मैंने प्रयास किया। ये चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, टोटली ये पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया चीज़ों को कि आगे पढ़ाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। बारह चैप्टर यहाँ स्टार्ट होता है। और देखिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। हाँ, यहाँ से देखिएगा, प्राचीन भारतीय शिक्षा, ठीक है। यानी कि प्राचीन भारत में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, उसके बारे में हम लोग बेहद क्या करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, उसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डिस्कस तो अपनी जगह पर है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आप बताओ, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा जो है उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। जो प्राचीन समय में जो एजुकेशन चलती थी, वो आज के प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन है इसके बहुत डिफरेंट है। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी आज के एजुकेशन सिस्टम से बहुत डिफरेंट थी। तो उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें थी उसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर क्या होते हैं, सीखते हुए आए हैं। और जो नॉलेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो नॉलेज ट्रांसफर हुआ है, उसको हम लोग ऐसे से लेकर के इस तरह से आए हैं। जैसे पहला इसकी बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है बाबू। उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है उद्देश्य।
तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना था। उस समय या आज प्रेज़ेंट टाइम में कभी भी मान लीजिए कि जो भी एजुकेशन व्यवस्था रही है, उसमें इसका मेन पर्पज़ जो है, मेन उद्देश्य है, इसका जो मेन फंडा है कि शिक्षा बेहद कंफर्टेबल और बेहद मतलब कि लचीलापन हो उसमें और बेहद बेस्ट शिक्षा एजुकेशन दी जाए, इससे मतलब होता है। दूसरी बात कर लेते हैं, तो शिक्षा अधिकतर संस्कृति, चरित्र और व्यक्तित्व के संवर्धन की विकास और महान आदर्शों को केंद्रित थी, उस समय की बात हो रही है। तो ये संस्कृति जो हमारी कल्चर है, इससे भी जुड़ी हुई थी। जो चरित्र होता है, जो व्यक्ति की जो चरित्र होता है या शिक्षा व्यवस्था का जो पूरा फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ-साथ ही जुड़ी हुई थी और आदर्शों पर, आइडियलिज़्म उसके ऊपर भी क्या थी, आधारित थी, केंद्रित थी। तो इस चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे इसके आगे देखते हैं तो इसमें कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे यहाँ दी हुई है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्या-क्या विशेषताएँ थी? अ, कैसे कैसे शिक्षा दी जाती थी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद के समय से हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली समय के साथ विकसित हुई है। ऋग्वेद के समय की बात हो रही है। ऋग्वेद के समय से हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली समय के साथ क्या हुई है, टोटल डेवलप हुई हैं। आंतरिक और बाहरी दोनों ध्यान आंतरिक और बाह्य दोनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का विकास किया गया है। ठीक है, व्यक्ति के समय विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, अच्छा, उस समय भी जो शिक्षा व्यवस्था थी, यानी कि व्यक्ति की आंतरिक आंतरिक विकास और बाह्य विकास दोनों के ऊपर, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, माने दोनों को क्या करना था, विकसित करना था, डेवलप करना था। यहाँ पर देखते हैं, यह प्रणाली जीवन के नैतिक जीवन के जो नैतिक मूल्य होते हैं, हमारे नैतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो वो नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पहलुओं पर केंद्रित थे। देखिए, बहुत एक ही शब्द में सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, सॉरी एक लाइन में सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। इसमें नैतिक है, शारीरिक है, आध्यात्मिक है और बौद्धिक है, इन सभी पहलुओं पर क्या थी, केंद्रित थी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। तो जस्ट आगे बढ़ जाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं इसमें क्या क्या और जो इन्वॉल्व होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल थे, इसमें देखिए, इसमें विनम्रता, उस समय जो बात होती है एजुकेशन की, उसमें क्या था, विनम्रता। देखो, विनम्रता, साथ साथ सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता और सभी कृतियों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया। यानी क्या, इसमें विनम्रता थी। अगर जो सीखने की बात होती है, तो कहीं न कहीं सीखने में और किसी से नॉलेज को गेन करने में, ऑब्ज़र्व करने में, लेने में कहीं न कहीं विनम्रता अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सच्चाई भी होनी चाहिए। देखो, सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन में देखिए, एजुकेशन को प्राप्त करना है तो अनुशासन में रहना अति आवश्यक हो जाता है। आत्मनिर्भरता और सभी कृत्यों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया। कब? प्राचीन भारत प्राचीन भारत में। जो प्राचीन भारत में हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या किया गया, जोर देते लोग आए हैं। ठीक है, अब देखिए, छात्रों को मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन की सराहना करना सिखाया गया। उस समय छात्रों को, जो स्टूडेंट और जो उसमें व्यक्ति थे, उनको प्रकृति के बीच कैसे संतुलन करना है, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कैसे समझौता करना है, कैसे एडजस्ट करना है, इन चीज़ों के बारे में सिखाने का बहुत प्रयास किया गया। समझिए, इनकी प्रकृति मतलब कि समझिए, प्रकृति की गोद में जैसे बच्चा होता है, प्रकृति की गोद में पला बड़ा होता है। ठीक है, तो उस समय जो टोटली हम लोग डिपेंड थे, कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर डिपेंड थे। और गुरुकुल प्रणाली से लेकर के जो भी एजुकेशन व्यवस्थाएं हमारी थी, वो टोटली कहाँ थी, किसी वन में, एक फॉरेस्ट में, उसके फॉरेस्ट में शिक्षा को प्रदान किया जाता था। तो अधिकतर बच्चे वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ से सीख लेते थे कि प्रकृति के साथ किस तरह से उनको क्या करना है, संतुलन बनाना है, कैसे एडजस्ट करना है, इस चीज़ें वहाँ पर बात होती थी। प्राचीन भारत में, इधर देखो, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और अनौपचारिक
दोनों तरीके मौजूद थे। समझिए, औपचारिक ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है? अगर शिक्षा व्यवस्था को औपचारिक लेना चाहते हैं, औपचारिक मतलब जिसमें सभी शिक्षक, छात्र और जो भी पाठ्य वस्तु जो सम्मिलित होती हैं, ये इस तरह से। तो औपचारिक तौर से अगर होते हैं, तो वो भी उसमें सम्मिलित था। अगर औपचारिक नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था भी क्या थी उस समय मौजूद थी। ये चीज़ इसमें था। दूसरी बात कि स्वदेशी शिक्षा घर पर, मंदिरों, पाठशालाओं, चतुष्पदी और गुरुकुलों में दी जाती थी। अब देखिए सीधा यहाँ से एनटीए क्वेश्चन बनाए तो सीधे आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ, ये एक ऑप्शन अगर आपको दे दिया जाए और इस ऑप्शन से आपसे पूछ लिया जाए कि स्वदेशी जो शिक्षा व्यवस्था थी कैसी थी, किस प्रकार से थी। तो स्वदेशी शिक्षा घर पर, मंदिरों में, पाठशालाओं में और चतुष्पदी और गुरुकुलों में दी जाती थी। ये चीज़ें यहाँ से एनटीए आपसे क्वेश्चन कर सकता है और आपको बताना पड़ेगा। कोई ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है एनटीए के द्वारा, ठीक है, तो ऐसे। तो इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब देखो यहाँ यहाँ थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। हाँ, चलिए स्लाइड को देखते चलिएगा। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली छात्रों के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती थी। भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, वो व्यक्ति के, छात्रों के आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के विकास पर ध्यान केंद्रित करती थी। बात मैंने पहले भी बता दिया आपको, ठीक है। इस प्रकार उन्हें जीवन के लिए तैयार करते थे और शिक्षा निःशुल्क थी और केंद्रीकृत नहीं थी। इस समय सेंटर्ड नहीं थी वो। उसमें निःशुल्क फ्री शिक्षा सबको दी जाती थी और उसमें कोई आज जैसे नहीं लाखों लाखों रुपए बच्चे खर्च कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं कि उस तरह से शिक्षा व्यवस्था सभी के पास प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती है। पहुंच भी जाती है तो कहीं ना कहीं अच्छा डेवलपमेंट या अच्छा एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो कहीं ना कहीं अच्छा उसमें रोल नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ थी, तो उस समय केंद्रीकृत नहीं थी और शिक्षा व्यवस्था टोटली निःशुल्क हो रही थी, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं आज। तो इस तरह से। दूसरी बात, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यक्तिगत चिंता का विषय थी। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी कैसी थी वो, एक व्यक्तिगत और चिंता का विषय थी। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना था। ये तो बात यहाँ पर आती है कि विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का मतलब कि सभी उसका जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी है उसके टोटल विकास करना था। मेन इसका क्या था, पर्पस था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि स्टूडेंट के समग्र विकास करना। दूसरी बात, किसी के आंतरिक विकास और आत्मसंतुष्टि की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा इस दृष्टिकोण के साथ तकनीकी नियमों और तरीकों का विकास किया गया। वह माना जाता था कि किसी व्यक्ति के विकास का अर्थ मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में उसके दिमाग को प्रशिक्षित करना था। यानी कि सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो उसके विकास करने का मेन अर्थ क्या है, तो ज्ञान प्राप्त करने के रूप में उसकी जो माइंड है, दिमाग है, इसको प्रशिक्षित करना। समझिए, उसको आप टेंड कर देते, प्रशिक्षित कर देते, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर बहुत एक अच्छा जो है कि रिजल्ट निकल करके आएगा। अब देखिए वह ज्ञान उसकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी। अगर उसको आप उसे अगर आप प्रशिक्षित कर देते हैं तो वह जो ज्ञान है एक रचनात्मक क्षमता को बढ़ा देगी। अब देखिए, चिंतन, सिद्धांत, मनन शक्ति को चिंतन के विषय में ऊंचा माना जाता है। समझिए, चिंतन, सिद्धांत, मनन शक्ति चिंतन के विषय को सबसे ऊंचा माना जाता है, इसमें का ये रोल है, ठीक है। तो इस तरह से बाबू थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर दें और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको पढ़ते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकदम बेहद बेस्ट तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसमें 1% कोई समस्या नहीं होने वाली है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार शिक्षा का प्राथमिक विषय मन ही था, यानी कि मन को क्या करना, मन को ट्रेन करना, यानी मन को प्रशिक्षित करना, ये चीज़ें थी यहाँ पर। शिक्षण और सीखना स्वयं, शिक्षण और सीखना स्वयं परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने वाले क्या, वेदों, उपनिषदों के सिद्धांतों का पालन करना था, ठीक है।
जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था इसमें। शिक्षा प्रणाली सीखने और शारीरिक विकास दोनों पर केंद्रित थी। जो शिक्षा प्रणाली थी वो सीखने और शारीरिक विकास दोनों पर केंद्रित थी। ठीक है। दूसरे शब्दों में स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर पर जोर दिया गया। आप ये बात सुने भी होंगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो यानी कि अगर आपको कहीं न कहीं अगर अच्छा जो है कि विकास करना है, डेवलप करना है, तो कहीं न कहीं अगर मन को सही रखना है तो शरीर को सही रखना पड़ेगा। अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मन का विकास स्वस्थ शरीर में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, घरों, गाँव और मंदिरों में ऐसे लोग थे जो छोटे बच्चों को जीवन के पवित्र तरीकों अपनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि घरों और गाँव में उस समय, इस समय की बात हम नहीं कर रहे, उस समय की बात कर रहे हैं। तो घरों और गाँव में, मंदिरों में ऐसे लोग थे जो छोटे-छोटे बच्चे थे, उनके जीवन में पवित्र तरीके अपनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते थे। किस प्रकार से आप क्या करोगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, किस तरह से अच्छे-अच्छे कार्य करोगे, किस तरह से किताबों का स्टडी करेंगे, हैं? किस तरह से नॉलेज गेन करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते थे। मंदिर भी शिक्षा के केंद्र थे। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है। मंदिर जो उस समय हुआ करते थे, एक शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। आज तो देखिए क्या चल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है? तो मंदिर भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। ये हमारी प्राचीन प्रणाली के ज्ञान को बढ़ावा देने में रुचि लेते थे। समझिए कि जो हमारी प्राचीन प्रणाली थी, जो भी सिस्टम था, संस्कृति थी, कल्चर थे, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करते थे ये, रुचि लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे। इसके द्वारा क्या होता था भाई, इसका विकास किया जाता था। छात्र उच्च ज्ञान के लिए कहाँ जाते थे? छात्र उच्च ज्ञान के लिए बिहारों और छात्र उच्च ज्ञान के लिए कहाँ जाते थे? छात्र उच्च ज्ञान के लिए बिहारों और विश्वविद्यालय में जाते थे। देखिए, छात्र उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बिहारों और विश्वविद्यालयों में जाते थे और कहीं न कहीं जाकर के अपना शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाते थे और शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करते थे। आपको पता है कि प्राचीन समय में जो हमारा विश्वविद्यालय हुआ करता था, वो कौन-सा था? बताइए? तो बताने का प्रयास करिए। तो तक्षशिला का नाम सुने होंगे आप लोग, तक्षशिला, ठीक है जी? तो इसको पढ़ने के आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ से इसको देखते चलें, ठीक है? शिक्षण मुख्यतः मौखिक था। देखिए, यहाँ बात ये कही कि जो शिक्षण व्यवस्था हमारी थी, मौखिक थी। यानी कि हम लोग मुँह से बोलते थे, जो अध्यापक थे मुँह से बोलते थे और स्टूडेंट उसको क्या करते थे? श्रवण करते थे, सुनते थे कहीं न कहीं, लिसनिंग करते थे और वे छात्रों को कक्षा में जो पढ़ाया जाता था, उसे याद रखते थे। समझिए, यानी कि मंदिर भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। हमारी प्राचीन प्रणाली के ज्ञान को बढ़ावा देने में रुचि लेते थे और ज्ञान जो मिलता था वो बिहारों में मिलता था, विश्वविद्यालय में मिलता था। बच्चे विश्वविद्यालय बिहार में पढ़ने के लिए जाते थे और उसमें मौखिक एजुकेशन चलता था। आज की जैसे नहीं है व्यवस्था। आज तो बच्चों के पास मोबाइल है, जो कि कॉपी है, पेन है, पुस्तक है, बुक है, अध्यापक भी है, ऑनलाइन व्यवस्था भी है, लेकिन फिर भी अगर उनके लेसन को अगर डिस्कस कर देंगे तो लेसन तक नहीं बता पाएँगे अपना। इतना व्यवस्था होने के बावजूद हम लेसन तक नहीं बता पाते हैं। और देखिए उसे याद रखते थे और उस पर मनन करते। देखिए, कोई चीज़ पढ़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। पढ़ने के साथ-साथ उस पर स्टडी करना, उस पर मनन करना, शब्दों को रिसर्च करना, उसे ज़्यादा समय तक माइंड में स्टोर करके रखना, समय-समय पर, हाँ, समय-समय पर चाहे घंटों हो या दिन हो या महीनों हो, उस चीज़ को रिवीजन करना। पढ़ाई एक बहुत बड़ी कला नहीं है, उसको रिवीजन करना भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो पढ़ने के साथ-साथ उसको रिवीजन भी किया करिए, ठीक है? तो इस तरह से उस समय याद रखते थे और उसे मनन करते थे। ये चीज़ें यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखने का प्रयास करिए। गुरुकुल जिन्हें आश्रम के रूप में जाना जाता था, जो गुरुकुल हुआ करता था उसे किस रूप में जानते थे? आश्रम के रूप में जानते थे, ठीक है? सीखने के आवासीय स्थान थे। ये जो गुरुकुल हुआ करते थे, सीखने के एक आवासीय स्थान थे जहाँ पर बच्चे क्या होते थे? जा कर के अपना जो सब्जेक्ट है, विषय है या जो भी चीज़ें हैं उसको सीखने का वो प्रयास करते थे। और इनमें से कई नाम ऋषियों के नाम पर, जो वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था रखी गई थी, जो आवास रखे गए थे, जो आवास थे जिसमें बच्चे सीखने के लिए जाते थे, उनका अधिकतर नाम ऋषि मुनियों के नाम पर रखता था, ठीक है? रहता था। और अधिकतर ये लोग वन और जंगलों, फॉरेस्ट में अधिकतर क्या करते थे? शिक्षा को देने का प्रयास करते थे। इसलिए क्योंकि अधिकतर वहाँ पर जो है कि जो बच्चे हुआ करते थे नीचे बैठते थे और
बैठने के साथ-साथ वहाँ पर अपने गुरु के साथ समीप रहते थे और गुरु के साथ रहते थे और कहीं न कहीं भाईचारे और दोस्ती और मित्रता बहुत ज़्यादा थी, जिससे गुरु से भय और आशंका इस तरह की चीज़ें नहीं थी, ठीक है? तो इसलिए शांत वातावरण था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वातावरण कैसा था? शांत था। पढ़ाई के लिए वातावरण शांत होना चाहिए। बहुत बड़ा मायने रखता है क्या? एनवायरनमेंट। गुरुकुलों में सैकड़ों छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। समझिए, अब एक नहीं, गुरुकुल में एक साथ में अगर बच्चों की बात करते हैं तो सैकड़ों बच्चों बैठ के क्या करते थे? स्टडी करते थे और सीखते थे अपने गुरु के साथ, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। फिर देखते हैं प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। देखिए अगर यहाँ पर बात अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में क्या शिक्षा व्यवस्था और जो है कि महिलाओं के लिए थी, तो हाँ यहाँ पर लिखा भी गया है, ठीक है? और प्रमुख महिला वैदिक विद्वानों में हमें जैसे मैत्री, विश्वम्भरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा जैसे इस तरह की जो महिलाएं थी इनका नाम देखने को मिलता है, जो वैदिक काल में ये लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि था कि मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है नेट क्वालिफाई में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो नामों को प्राप्त इतिहास, वाद विवाद की कला, कानून, चिकित्सा विषय में अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे ये लोग। समय न केवल अनुशासन के बाहरी आयाम बल्कि व्यक्तित्व के आंतरिक आयामों को समृद्ध करने पर जोर दिया जाता था। ऐसी थी व्यवस्था ही हमारी शिक्षा, ठीक है? तो इस तरह से। तो दूसरी बात यहाँ लिखते हैं आगे, वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया, ठीक है? वैदिक ग्रंथ को मोटे तौर पर दो भागों में हम लोग उस समय वैदिक ग्रंथ को मोटे तौर पर दो भागों में बांटने का प्रयास किया गया। पहला था श्रुति और दूसरा था स्मृति, ठीक है? श्रुति और स्मृति। पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास श्रुति को समझने का प्रयास, श्रुति क्या हुआ करता था उस समय, श्रुति क्या हुआ करता था इसको जानने का हम लोग प्रयास कर लेते हैं, ठीक है? श्रुति वे ग्रंथ जो सुने जाते थे, श्रुति का मतलब सुनना, ठीक है? वे ग्रंथ जो सुने जाते थे और ध्यान ध्यान के दौरान महान ऋषियों को ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का उत्पाद है। ऐसा माना जाता था कि उस समय जो ऋषि मुनि थे कहीं ना कहीं क्या करते थे, ध्यान लगा करके नॉलेज को इकट्ठा करते थे और उसको क्या करते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे। एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, स्थानांतरण करते थे। एक आपने किसी और को बताया, वो किसी और को बताया, वो किसी और को बताया, ऐसे ऐसे क्या होती उस समय व्यवस्थाएं चलती थी, ठीक है? श्रुति में चार वेद और संहिताएं सम्मिलित। देखिए यहाँ बात बताई गई है, श्रुति में चारों वेद और संहिताओं को सम्मिलित किया गया है। तो चारों वेद और संहिताओं को किसमें सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन श्रुति हो जाएगा वहाँ, ठीक है? तो इस तरह से अब आप बताइए वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा सा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें अपलोड करने से लेकर तमाम समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो बाबू इस तरह से इसको हम थोड़ा छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं और इसको आप देखिए, और इसमें मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे पर्सनली वादा करता हूँ कि समझिए कि इसमें आपको कहीं किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक टॉपिक भी नहीं छूटने वाला है आपका, एक यूनिट नहीं छूटने वाला है, एक वर्ड नहीं छूटने वाला है। सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे और बेहद डिफिकल्ट लेवल का जो होता है उसको डिस्कस करें। PYQ लगाएंगे। देखिए एक मिनट, हम लोग जो लगाने का प्रयास करेंगे वो क्या लगाएंगे, PYQ। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इसको भी मैं लगा के दिखाऊंगा और देखिए बेहद आप अच्छे से इसको करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा ताकि यहाँ पर संख्या बढ़े और चीज़ों को आप देखें बेहद। और फ्री में इसको देखना है, इसका एक पैसा नहीं लगने वाला है और इसमें आप इसको देखते चलिए, जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।